everyone and welcome to my channel Road to Chemistry. I am अभिलाषा ठाकुर PGT Chemistry और हमारे इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर रोड टू केमिस्ट्री चैनल पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस को जानने से पहले हमें चेंजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चेंजेस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंज होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर और ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस के दौरान कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मैंने एक पेपर लिया, मैंने उस पेपर को फाड़ दिया, क्या फाड़ने के बाद उस पेपर की प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी? क्या वो पेपर से कुछ और बन जाएगा? नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम रहेंगी। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो हम ले सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस का। आइस है, आइस को आप फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दीजिए, कुछ टाइम के बाद वो पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप उस वाटर को वापस से फ्रिज में रख दीजिए, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो इस तरह के चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। इसके और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। सो हमने ये पढ़ा किसके बारे में? फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस कैसे चेंजेस होते हैं? टेम्पररी चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं और इनके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर और इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं और जिसके अंदर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ऐसे नए सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये हमारे 3 बेसिक एग्जांपल्स हैं। क्या खाना कुक होने के बाद में वापस पहले वाली फॉर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या फूड डाइजेस्ट होने के बाद वापस इनिशियल फॉर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या दूध से दही बनने के बाद क्या वापस दही से दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारे चेंजेस किस तरह के चेंजेस होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि केमिकल चेंजेस के दौरान होता क्या है। केमिकल चेंजेस के दौरान होती है केमिकल रिएक्शंस। सो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई केमिकल चेंज किस तरीके से होता है या केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है। अ केमिकल चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन ही रिप्रेजेंट करती है किसको? केमिकल चेंज को। एक ऐसा केमिकल चेंज जिसके अंदर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी और वो नया सब्सटेंस बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ में बनेगा। अब ये जो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन हुई कैसी है? जब किसी ना किसी सब्सटेंस ने रिएक्ट किया होगा, तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें? रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करके जो नया सब्सटेंस बनाएंगे, यानी कि रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद में जो नई चीज बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। सो क्या है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है केमिकल चेंज को
और केमिकल चेंज जब भी आता है तो हमारे पास किसी न किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी और वो नया सब्सटेंस बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज का बनेगा। प्लस जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके किसी भी केमिकल चेंज को करवाते हैं वो सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो रिएक्शन होने के बाद में जो नई चीज आपके सामने बन करके आएगी उस नई चीज को प्रोडक्ट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये ऐसे दो सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो चीज आपस में रिएक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। इन दोनों की हमने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन होने के बाद में जो नई चीज बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो यहां हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां हमारा प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। आया समझ में? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हुई है। सो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है चेंज इन कलर, दूसरा है चेंज इन स्टेट, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड लास्ट फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो आइए एक एक करके हम इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। आयरन का ओरिजिनल कलर होता है ग्रेइश ब्लैक, लेकिन जैसे ही रस्टिंग की प्रोसेस होती है यानी कि लोहे को जब जंग लगता है तो उसका कलर ग्रेइश ब्लैक से बदल करके रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये हमारा एक एग्जांपल है किसका? चेंज इन कलर का। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ स्टेट। जैसा कि मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले एक रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमें पता है कि मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन एक गैस है यानी कि गैसियस स्टेट। लेकिन जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, वो एक ऐश है यानी कि व्हाइट कलर का पाउडर, सॉलिड स्टेट। तो यानी कि हमारे पास रिएक्शंस में स्टेट भी बदलती है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लिक्विड पेट्रोल को जब भी बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो व्हाइट वाटर वेपर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। लिक्विड पेट्रोल यानी कि लिक्विड स्टेट, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में है। तो स्टेट चेंज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी जिंक ग्रैन्युअल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के टाइम पर कोई ना कोई गैस इवॉल्व भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके दौरान टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और उस रिएक्शंस में हीट हमारी बाहर निकलनी स्टार्ट होती है। तो इस तरह की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी कि बाहर निकलना, थर्मिक, थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो कुछ रिएक्शंस में जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट हमारे पास बाहर निकलेगी। ऐसे रिएक्शंस के एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि क्विकलाइम में जब भी हम वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास स्लेट लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलेगी। और ऐसे ही कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा लोअर हो जाता है यानी कि फॉल हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होए उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एक तरीके का सॉलिड सब्सटेंस है जिसे हम हीट करवाएं और हीट करवाने के बाद में क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ हमने देखा कि एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और दूसरी रिएक्शन ऐसी है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोअर हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर चेंज से भी हम पहचान सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है? जब हम कभी दो केमिकल सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उस सॉलिड सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास लेड आयोडाइड के येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं। सो यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ रिएक्शंस में हमारे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी होती है। सो अब मेरे साथ रिकॉल कीजिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी केमिकल रिएक्शंस की। पहली थी चेंज इन कलर, सेकंड थी हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट, थर्ड हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट हमने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर और लास्ट हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली इन्वॉल्व्स, होता क्या है किसी केमिकल रिएक्शन में? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड टूटते हैं। कौन से केमिकल बॉन्ड? बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटेगा। द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रीअरेंज्ड एटम्स ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। और वो जो एटम्स का बॉन्ड हमने तोड़ा है वहां से हमारे पास नए बॉन्ड्स जुड़ेंगे और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ऑल द केमिकल रिएक्शंस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हर एक केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, ओबे करती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूं तो जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है HCl plus NaOH goes to NaCl plus H2O। अब आप ध्यान से देखिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड आपका टूटेगा। इसी तरीके से NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ये दोनों ही हमारे क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स ही तो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। सो मैंने पहले क्या बताया? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया? द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन रीअरेंज्ड एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब ये खुद को रीअरेंज करेंगे। सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो रीअरेंज होने के बाद में हमारे पास जो नया सब्सटेंस बना उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ये रिएक्शन हमारा किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास सेम होना चाहिए। अगर मैं मास की बात करूं तो यहाँ पे HCl का मास होता है 36.5, NaOH का मास होता है 40, तो इस तरफ टोटल मास है हमारा 76.5। दूसरी तरफ मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड के मास की तो इसका मास 58.5 और वाटर का मास होता है यहाँ पे 18। सो इन दोनों को भी मैं ऐड करवाती हूं तो मास आएगा मेरा 76.5। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास चेंज नहीं होगा, मास हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।